स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद इन द पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी इतिहास। बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा में 40 प्रश्न जीएसजीके के पूछे जाएंगे जो सभी के लिए अनिवार्य हैं, सभी के लिए समान रहेंगे। उन 40 प्रश्नों में से 7 से 8 प्रश्न इतिहास से पूछे जाएंगे। विगत वर्ष के प्रश्न पत्र को आप देख लीजिए, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के प्रश्न पत्र को, उसमें से ज़्यादातर प्रश्न एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। ऐसी राष्ट्रीय चेतना का उदय जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण का आभास हो। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। उस समय भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले तथ्यों का अभाव था। समान न्याय व्यवस्था का अभाव था। राष्ट्रीय एकता में कमी का अर्थ है उस अनुभूति का अभाव जो भारत में रहने वाले सभी लोगों को समान लक्ष्य एवं समान सरोकार से जोड़े। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई ऐसे तत्व उभरे जिससे ये कमी दूर होती गई एवं भारत एक संपूर्ण संगठित राष्ट्र का स्वरूप ग्रहण करने लगा। यही राष्ट्रवाद है एवं इसी राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम है। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का परिणाम था। ब्रिटिश शासन ने जो परिवर्तन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में किए थे, उसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता के सभी वर्गों का शोषण हुआ था, जिससे जनता के बीच असंतोष की भावना ने एक व्यापक रूप लिया। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने डाक और तार व्यवस्था, रेल छापखाने, समरूप प्रशासनिक व्यवस्था आदि का विकास किया। यद्यपि इनका विकास एक सुचारू प्रशासन चलाने की दृष्टि से किया गया था, तथापि इन सभी ने राष्ट्रीय चेतना के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रवाद के उदय के कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय विविध शक्तियों और कारणों के संयोग का परिणाम था, जिसे निम्नलिखित वर्गों में बांटकर अध्ययन प्राप्त किया जा सकता है। राजनीतिक कारण। भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में विभिन्न कारणों का योगदान रहा, परंतु सभी किसी न किसी रूप में ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों से संबंधित थे। ब्रिटिश सरकार साम्राज्यवादी नीति के पोषक थे। सन में महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा के साथ ही सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए। इस घटना ने कुछ हद तक भारत को एक राष्ट्रीयता की लहर आई, जिसको कुचलने के लिए सरकार ने कई दमन चक्र चलाए। सन 1878 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर एक्ट पारित कर प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाया। यहाँ इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। सन 1878 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर एक्ट पारित कर प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाया। सन 1879 में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सन 1883 में एल्बर्ट बिल का पारित होना भी राष्ट्र को बल दिया। इस बिल का उद्देश्य भारतीय और यूरोपीय व्यक्तियों के फौजदारी मुकदमों की सुनवाई सामान्य न्यायालय में करना था और उस विशेषाधिकार को समाप्त करना था जो यूरोप के निवासियों को अभी तक प्राप्त था और जिसके अंतर्गत उनके मुकदमे सिर्फ यूरोपीय जज ही सुन सकता था। यूरोपीय जनता ने इसका विरोध किया और सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा। इसी तरह सन 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया, जिससे नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। सन 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। सन 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर तर्क देते हुए कर दिया। ये प्रश्न पूछा गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा। इससे भारतीयों में काफ़ी रोष पैदा हुआ और राष्ट्रवादी भावना बलवती हुई। आगे चलकर 1911 में ब्रिटिश सरकार को इसे रद्द करना पड़ा। सन 1907 ईस्वी का देशद्रोही सभा अधिनियम सभाओं पर रोक लगाने के लिए तथा 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया। डलहौजी की संरचनात्मक योजना के अंतर्गत भारत में रेलवे, टेलीग्राफ लाइन एवं व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था की शुरुआत हुई। इन सब के द्वारा
रेलवे लाइन टेलीग्राफ की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? डलहौजी। इन सब के द्वारा संपूर्ण भारत के क्षेत्रों के बीच की दूरियां घटने लगी, स्थानीयता समाप्त हुई, एक केंद्र दूसरे केंद्र से जुड़ा, एक राज्य दूसरे राज्य से जुड़ा और राष्ट्रवाद के विकास में सहायक बना। भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति के राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे प्रजातंत्र एवं आधुनिक प्रगति की जानकारी मिली। मानवतावाद, व्यक्तिवाद, यूरोपीय पुनर्जागरण, फ्रांस की राज्य क्रांति एवं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी मिली। लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो के विचार से भारतीय प्रभावित हुए। अब वे अपने उत्तरदायित्व एवं नवीन कानून से अवगत होकर अधिकार की बात करने लगे। आर्थिक कारण। भारत में अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई, इसके फलस्वरूप भारतीय कृषि और कुटीर उद्योगों को काफ़ी धक्का लगा। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप किसानों, कामगारों और अन्य वर्गों की स्थिति निरंतर बिगड़ती चली गई। अंग्रेजों की कृषि नीति मुख्य रूप से अधिकतम भू राजस्व लगान एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रेरित थी। अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा जमींदारों को एक निश्चित भू राजस्व कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। जमींदार किसानों से उसे अधिक लगान वसूल करते थे जितना कि इन्हें सरकार को देना होता था। जब भी किसान जमींदार या महाजनों द्वारा शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते थे, तब सरकार नकदी फसलों, नील, कपास, गन्ना आदि की उगाही अपनी मनमानी कीमतों पर करती और इन फसलों का प्रयोग अंग्रेजों अपने उद्योग में कच्चे माल के रूप में करते थे। कपास और नील उपजाने वाले किसान इस नीति से अधिक पीड़ित थे। आपने आमिर खान की लगान मूवी देखी होगी, कुछ इसी तरह की बात उस मूवी में दिखाया गया है। कर वसूलते हैं अंग्रेज़ और कर से बचने के लिए वह जो है एक मैच खेलने का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे आमिर खान स्वीकार करते हैं। अंततः जो है आमिर खान मैच जीतते हैं और कर से मुक्ति मिल जाती है। उद्योग के क्षेत्र में भी मजदूर कामगारों को भी अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। अंग्रेज़ों ने भारत में बने कपड़े के निर्यात पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे, जबकि इंग्लैंड में मशीन से बने कपड़े की भारत में बिक्री पर किसी भी प्रकार का कर या प्रतिबंध नहीं था। सरकार द्वारा सन 1882 में सूती वस्त्रों पर से आयात कर हटा लिया गया था। भारत में मशीन से बना सामान इंग्लैंड से आता था और यहाँ पर कारखाना लगाए जाने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी थी, क्योंकि सरकार भारत में औद्योगिकरण के पक्ष में नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में कामगारों को बेरोजगार होना स्वाभाविक था। कृषि और उद्योग के संक्षिप्त विवरण से अपने यह देखा कि भारतीय समाज का प्रत्येक वर्ग अंग्रेजी शासन के अधीन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। जनता में असंतोष की भावना एकाएक राष्ट्रीय चेतना को जन्म नहीं देती। वास्तव में यह असंतोष विभिन्न समयों पर विद्रोह के विभिन्न पहलुओं के रूप में उभर कर सामने आया। जब से कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ, तब से लेकर 1857 ईस्वी के विद्रोह तक सैकड़ों विद्रोह हुए और 1857 के बाद विद्रोह की बारंबारता, जिसमें नील विद्रोह एवं पवना विद्रोह प्रमुख है। 1857 ईस्वी के विद्रोह ने इस ओर सोचने को बाध्य कर दिया कि आखिर सफलता के लिए आवश्यक योजना क्या है। भारतीय इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि लक्ष्य की स्पष्टता एवं मजबूत संस्था, परिपक्व नेतृत्व, लड़ाई के तरीके में शुद्धता और सुनियोजित आंदोलन के जरिए स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। सामाजिक कारण। राष्ट्रवाद के उदय में ब्रिटिश सरकार की प्रजाति भेद की नीति भी महत्वपूर्ण कारक थी। अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ समझते थे एवं भारतीयों को हेय दृष्टि से देखते थे। यहाँ तक कि विदेशों में भी भारतीयों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों पर कई तरह के कानूनी प्रतिबंध लगाए जा चुके थे। भारत में तो उनके साथ भारतीयों को रेलगाड़ी में यात्रा नहीं करने दिया जाता था। रेलगाड़ी में, क्लबों में, सड़कों पर और होटलों में अंग्रेज भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। इससे भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति घृणा का भाव जागृत हुआ। सरकारी सेवाओं में अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। सरकार द्वारा ऊंचे ऊंचे सरकारी पदों से भारतीयों को अलग अलग रखने का हर संभव प्रयास किया गया था। भारत का शासन भार अधिकतर इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारियों के हाथ में था। सैद्धांतिक रूप से इस सेवा के चुनाव की प्रतियोगिता परीक्षा में भारतीय उम्मीदवार भी भाग ले सकते थे, किंतु इस सेवा में भारतीयों का चुनाव बहुत कठिन था। परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड में होने के कारण अधिकतर भारतीयों के लिए उसमें सम्मिलित होना कठिन था। यदि कोई भारतीय सफल भी हो गया तो उसकी नियुक्ति में बाधा उत्पन्न करके उसे
पदच्युत करने की सरकार द्वारा कोशिश की जाती थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ उन्होंने ऐसा ही बर्ताव किया। अतः भारतीय शिक्षित वर्ग एवं मध्यम वर्ग ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया। धार्मिक कारण। विश्व में किसी भी देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में धर्म सुधार आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुषों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की। इन महापुरुषों में राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के नाम उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा विल्मे जोन्स, मैक्स मुलर, चार्ल्स विल्किंस आदि विद्वानों ने भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इससे भारतीय के हृदय में अपने धर्म के प्रति निष्ठा की भावना जागृत हुई। इन सुधारकों ने एकता, समानता एवं स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाकर भारतीय जनजीवन में नई चेतना का मंत्र फूंक दिया। फलतः राष्ट्रवाद का उदय हुआ। सन 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्रवाद के उदय की परिणति थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1885 में। प्रारंभ में यह संगठन सिर्फ सुधारों की मांग करता रहा, लेकिन 1914 ईस्वी तक अंग्रेजी सरकार दमनकारी नीतियों ने कांग्रेस के सदस्यों को उग्र बना दिया और बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। तभी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ और अंग्रेजी सरकार ने भारत को भी एक युद्धकारी देश घोषित किया। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में। और बाल पाल लाल में कौन कौन से आते हैं? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।